नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 21 जून और रेलवे एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे कि आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का समयकाल रहा था। चलिए आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच गंभीर मतभेद है। विद्वानों के ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभक्त किया है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे प्राग हड़प्पा संस्कृति कहा है, जिसका कार्यकाल 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। वही हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व है हड़प्पा सभ्यता काल, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं बात करते हैं उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति यानी परवर्तीय हड़प्पा संस्कृति का कार्यकाल 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन था, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पीरियोडिक टेबल होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पीरियड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात कर लेते हैं। द वर्टिकल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, तो इसे हम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। आवर्त सारणी, जिसे तत्वों की आवर्त सारणी के रूप में भी जाना जाता है, रासायनिक तत्वों के प्रदर्शन का एक सारणीबद्ध रूप है जिसे परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी आवर्तीय रासायनिक गुणों द्वारा क्रम में रखा जाता है। तालिका की संरचना अवधारिका प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका की 7 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है और आमतौर पर बाईं ओर तो धातुएं होती है, दाईं ओर अधातुएं होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कॉलम, जिन्हें समूह भी कहा जाता है, समान रासायनिक गुणों वाले तत्व होते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू द अंडमान निकोबार, यानी कौन सी विदेशी देश है जो कि अंडमान के निकट है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार अंडमान निकोबार के निकट एक देश है। चलिए म्यांमार पर बात कर लेते हैं। म्यांमार फॉर्मली नाउ एज ए बर्मा, यानी म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द मेनलैंड इन द साउथ ईस्ट एशिया, जो कि साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी कंट्री है। चलिए आगे बात कर देते हैं। यह अपनी बॉर्डर जो कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ स्पर्श करती है। म्यांमार को गोल्डन ऑफ लैंड यानी स्वर्ण का स्वर्ण भूमि भी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है। पूछा गया था, एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ओ का उपयोग किया जाता है सीधे फाइल को खोलने के लिए। यह ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलेगा जिसमें आप अपनी मशीनी या ड्राइव में से किसी भी एक्सेल फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। एक अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाग 8 के केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अनुच्छेद 239 से 241 के बीच में कोई आर्टिकल पूछा था, तो उस पर बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के रूप में रेखा रूप दी गई है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है 239 से 241 के बीच। हालांकि इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासित के द्वारा किया जाता है। उनकी शासन संरचनाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ में विधानसभाएं और कुछ में मंत्रिपरिषद होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र बरकतुल्ला
तथा लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी ने गदर आंदोलन भी चलाया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था पश्चिम बंगाल डैश डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझाएं करते हैं। वहीं बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा साझा होती है। भारत कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 भूमि तथा 2 समुद्री सीमाओं से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया था राजस्थान की जलवायु कैसी है। इससे पहले भी राजस्थान से 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप राजस्थान के हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, उससे ज़्यादातर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु राजस्थान की जलवायु है। राजस्थान की उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है। रेगिस्तानी इलाकों में यह आमतौर पर गर्मियों में और गर्म से सर्दियों में दौरान ठंडी रहती है। वर्षा की तीव्रता के आधार पर राज्य को मोटे तौर पर शुष्क, अर्धशुष्क और उपार्द्र क्षेत्र में विभाजित किया गया है। यह आगे आने की पूरी संभावना है, इसको जरूर याद कीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के पश्चिम तट पर भारी वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी तट में औसतन वर्षा 60 सेमी से भी कम रहती है। तो पश्चिमी राजस्थान अर्थात शुष्क क्षेत्र में हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर जिले शामिल हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पूरे वर्ष में कम से या अत्यधिक परिवर्तनशील वर्षा की विशेषता है, जो मानव और पशुधन दोनों आबादी के लिए एक आवासीय निवास की स्थिति पैदा करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिश्रित अवस्था का अर्थ क्या है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अवस्था के जुड़ा हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। सरकार सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी विज्ञान और नवाचारों में युवाओं को सशक्त बनाना, जो कि 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के शिलालेखों पर लिखी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो उनके द्वारा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भागों में अशोकों के अधिकांश अभिलेखों ब्राह्मणी लिपि के प्रयोगों से तथा मागधी भाषा में लिखे गए थे। वहीं खरोष्टी लिपि का प्रयोग उनके साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में किया गया था। ब्राह्मणी लिपि का अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यानी भाषाशास्त्री और पुरातात्विक जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में पढ़े गए थे। आगे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि रोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। का प्राथमिक कार्य की बात करें तो कंप्यूटर को बूट करने और आवश्यक बुनियादी कार्यों को करने के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करना है। यह एक गैर वाष्पशील मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर भी डेटा बरकरार रहता है, यानी यह स्थायी मेमोरी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पश्चिम दिशा से निकलती है। कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें तो पश्चिम घाट के महाबलेश्वर क्षेत्र यानी महाराष्ट्र से निकलती है, जो भारत के पश्चिम भाग में स्थित है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह तिब्बत के यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, वहां से निकलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं गंगा नदी के उद्गम की। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से यानी उत्तराखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसने प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, एम.जी. रनाडे और ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज और सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो चलिए आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में एम.जी. रनाडे के द्वारा या उनके साथियों के द्वारा की गई थी।
वहीं सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। उन्हें 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय करने के बाद निजाम शासन समाप्त हो गया था। निजाम शासन कब समाप्त हो गया था? तो 1948 में समाप्त हो गया था। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो भी आपको जल्द ही मिल सके। तो यह थे आज के एनालिसिस के 100% रियल क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।